everyone. Today we are going to start once again chapter number 9 class 12 subject history. बट उससे पहले एक जरूरी सूचना, क्योंकि ओमिक्रॉन जैसी महामारी चल रही है इसलिए आपको हमें सेफ रहने की जरूरत है। सैनिटाइजर का यूज कीजिए, मास्क को लगाए रखिए। अब हम अपने चैप्टर्स की ओर बढ़ते हैं। लास्ट वाला जो वीडियो था, लास्ट वाला जो लेक्चर अटेंड किया था, जो चैप्टर नंबर 9 था, जिसका नाम है किंग्स एंड क्रोनिकल्स। किंग्स यानी कि राजा एंड क्रोनिकल्स मानी इतिवृत्त, उनका इतिहास। द मुगल कोर्ट, हम बात कर रहे थे किसकी? द मुगल कोर्ट यानी कि मुगल दरबार की हमने बात की 16 से 17 सेंचुरी के बीच में। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था मुगल कोर्ट के बारे में, मुगल दरबार में किस तरह अभिवादन किया जाता था, किस तरह मुगल दरबार में हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस यानी कि चर्चा की कि किस तरह से टाइटल्स उन्हें दिए जाते थे और राजा किस तरह से गिफ्ट उन्हें देता था और रिसीव करता था। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक आपकी स्क्रीन पर है। टॉपिक का नाम है द इंपीरियल हाउस होल्ड। इंपीरियल्स का मतलब होता है शाही और हाउस होल्ड का मतलब परिवार। हम आज शाही परिवार के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे। कुछ वर्ड्स यहाँ पर हिंदी मीडियम में भी लिखे गए हैं ताकि जिन स्टूडेंट्स ने हिंदी मीडियम में हिस्ट्री को ले रखा है उन्हें इन्हें समझने में ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का पार्ट नंबर 7 जो है द इंपीरियल हाउस होल्ड यानी कि शाही परिवार। द टर्म्स, एक शब्द है हरम। द टर्म्स शब्द हरम इज फ्रीक्वेंटली माने लगातार खुले आम यूज किया जाता था उस समय टू रेफर बताने के लिए टू द डोमेस्टिक वर्ल्ड, घरेलू संसार को ऑफ द मुगल। मुगलों के घरेलू संसार को बताने के लिए एक वर्ड्स यूज किया जाता था, वो वर्ड्स था हरम। इट ओरिजिनेट माने उत्पत्ति। इस शब्द की उत्पत्ति इन द पर्शियन शब्द हरम से हुई थी जिसका मीनिंग होता था ए स्केयर प्लेस। स्केयर प्लेस का मतलब पवित्र जगह, यानी कि इसकी उत्पत्ति एक फारसी के शब्द हरम से हुई थी जिसका मीनिंग होता था स्केयर प्लेस यानी कि पवित्र जगह। द मुगल हाउस होल्ड, यानी कि हम बात करें मुगल हाउस होल्ड की, जो मुगल हाउस होल्ड माने परिवार, मुगलों का जो परिवार था कंस्टिट्यूट का मतलब होता बना होना, वो बना होता था एम्परर माने सम्राट की वाइफ्स यानी कि पत्नियों से, एंड ये कहता है कॉन्क्यूबिन्स का मतलब होता है उपपत्नियों से, हिज नियर उनके पास, और डिस्टेंट माने दूर के, रिलेटिव माने संबंधियों से जिसमें मदर्स आती थी। स्टेप एंड फोस्टर मदर, स्टेप माने सौतेली और उप सौतेली माताएं आती थी। सिस्टर उनकी बहनें आती थी, डॉटर्स उनकी लड़कियां आती थी, डॉटर इन लॉ उनकी बहुएं आती थी, आंट्स उनकी आंटियां आती थी, और चिल्ड्रन उनके बच्चों को उसमें शामिल किया गया था। इसके अलावा ये कहता है जो मुगलों का हाउस होल्ड, जो मुगलों का परिवार था, ये कहता है कंस्टिट्यूट, उसमें शामिल थे फीमेल सर्वेंट, यानी कि फीमेल माने जो औरतें थी नौकर के रूप में, और स्लेव माने दासों को यूज किया जाता था। इसके बाद ये कहता है पोलीगैमी माने बहुविवाह, एक से ज्यादा विवाह वाज प्रैक्टिस, एक से ज्यादा विवाह की रीति अपनाई गई थी वाइडली, व्यापक रूप से इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय महाद्वीप में एक से ज्यादा पत्नियां यानी कि पोलीगमी यानी कि बहुपत्नियां रखने की प्रथा चली थी, स्पेशली मुख्य रूप से अमंग द रूलिंग ग्रुप का मतलब शासक समूहों के अंदर में। बोथ द राजपूत, ये कहता है, अब हम सेकंड पैरे में आ गए हैं, बोथ द राजपूत, ये कहता है बोथ दोनों, फॉर राजपूत क्लेन माने कुल, राजपूत कुलों के लिए, एज वेल एज इसी तरह मुगल, ये कहता है राजपूत कुल और मुगलों के में मैरिज विवाह वाजे वे एक तरीका माना जाता था। ये कहता है सीमेंटिंग माने स्थापित करने का, पॉलिटिकल माने राजनीतिक, रिलेशनशिप माने संबंधों को, एंड फोरगिंग का मतलब होता है मैत्री अलायंस और मैत्री के गठबंधन को। उस समय राजपूत और मुगल दोनों विश्वास करते थे कि विवाह के द्वारा राजनीतिक संबंधों को और मैत्री यानी कि दोस्ताना संबंधों को, ये कहता है स्थापित करने का अच्छा तरीका है। द गिफ्ट, ये अगर हम बात करें उपहारों की, द गिफ्ट ऑफ टेरिटोरीज यानी कि क्षेत्र रूपी जो उपहार था
वाज ओपन, वो पढ़ाए अकम्पेन माने साथ में दिया जाता था, बाय द गिफ्ट, उस गिफ्ट के साथ जो एक पिता एक डॉटर इन मैरिज, डॉटर को मैरिज में देता था। यानी कि एक पिता अपनी बेटी को विवाह में जो उपहार देता था उसके साथ साथ वो ये कहता है एक क्षेत्र भी उसे उपहार में देता था। दिस इंश्योर, यह सुनिश्चित करता है ए कंटी, ये कहता है एक कंटिन्यूइंग माने निरंतरता, हैरी ये कहता है हेरिचेरिकल, हेरिचेरिकल का मतलब होता है पदानुक्रमिक, पदानुक्रमिक का मतलब एक क्रम के अनुसार रिलेशनशिप संबंध बन जाता था रूलिंग ग्रुप शासकों के समूह में। यानी कि दिस इंश्योर, यह इस बात को सुनिश्चित करता था विवाह की एक निरंतर पदानुक्रमिक यानी कि पद के अनुसार एक संबंध बनता जा रहा है शासकों के ग्रुप में। इट वाज थ्रू द लिंक, ये कहता है ऑफ मैरिज एंड रिलेशनशिप that developed as a result that the Mughal were able to form a vast kingship network that linked them to important groups and helped to hold a vast empire together. It was through, ये it was यह स्थापित हो पाया, through माने द्वारा, जो लिंक जो जुड़ाव बना मैरिज से एंड रिलेशनशिप से, ये कहता है विवाह द्वारा और संबंधों द्वारा, संबंधों के जुड़ाव से जो एक व्यक्ति जो एक संबंध बना, डेट डेवलप, उसने विकसित, जो एक संबंध विकसित हुआ, एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम निकला, जो मुगल थे वाज एबल, वो इतने योग्य हो गए टू फॉर्म, वो निर्माण कर सके ए वास्ट किंगशिप, वास्ट किंगशिप का मतलब एक बहुत बड़े साम्राज्य के नेटवर्क का, दैट लिंक्ड देम, जिन्होंने ये कहता है जोड़ दिया उनको इंपोर्टेंट ग्रुप यानी कि महत्वपूर्ण ग्रुप माने समूहों से, एंड हेल्प, और उनकी सहायता की, टू होल्ड माने नियंत्रित कंट्रोल करने में, वास्ट एम्पायर टुगेदर, इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ। इस लाइन को हम एक बार फिर समझते हैं, और इससे पहले वाली लाइन से ये कहता है मैरिज जैसे जो संबंध थे उन्होंने इंश्योर माने सुनिश्चित कर दिया, कंटिन्यूइंग माने निर्भरता को, कैसी निर्भरता को, ये कहता है हेरिस्टिकल माने जो पदम के अनुसार, पदों के अनुसार सेट किया गया था जो संबंध बिटवीन रूलिंग ग्रुप यानी कि रूलिंग का मतलब शासकीय समूहों में। इट वाज थ्रू द लिंक, इसी के द्वारा जो लिंक जुड़ाव था मैरिज द्वारा और रिलेशनशिप और संबंधों का जो जुड़ाव था, जिसने डेवलप मुगलों को विकसित कर दिया, जिसका परिणाम क्या निकला, मुगल अब इतने योग्य हो गए कि वो वास्ट एक बहुत बड़े किंगशिप माने साम्राज्य, जो नेटवर्क साम्राज्य का जाल बिछा था उसको संभाल पाए, उसका निर्माण करने में सफल हो पाए। That link them, इन संबंधों ने उनको इंपोर्टेंट ग्रुप, ये कहता है लिंक देम, उनको जोड़ दिया महत्वपूर्ण समूहों से, और जिन समूहों ने हेल्प की उनको होल्ड करने में, वास्ट एम्पायर टुगेदर, इतना बड़ा एम्पायर इकट्ठे। तो इस तरह से हम उसके बारे में पढ़े हैं, मुगलों के परिवार के बारे में, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा विवाह संबंध उनमें किस तरह से बेनिफिट देते थे, और मुगलों के जो परिवार था उसमें कौन कौन शामिल होता था। इन द मुगल हाउस होल्ड, ये कहता है मुगलों के शाही जो परिवार था, मुगलों के परिवार में एक डिस्टिनेशन का मतलब एक अंतर था, वाज मेंशन, ये कहता है मेंटेन माने व्यवस्थित किया गया था। मुगलों के जो परिवार थे उसमें एक डिस्टिनेशन यानी कि एक अंतर व्यवस्थित किया गया था, बिटवीन किसके बीच में, वाइफ माने पत्नियों के बीच में। कौन सी, हु कम, एक तो वो पत्नी राजा की जो कम माने आई थी रॉयल फैमिली, एक रॉयल माने राजकीय परिवार से ही उसका विवाह हुआ था, वो पहले राजकीय परिवार में ही थी जिसे बेगम कहा जाता था। राजा की दूसरी वाइफ, दूसरी पत्नियां भी होती थी जिसे अगास कहा जाता था, who were not noble birth, नोबल का मतलब जिनका जन्म संभ्रांत यानी कि संभ्रांत का मतलब अमीर कुलों में नहीं हुआ था। द बेगम मैरिड आफ्टर, ये कहता है मैरी के बाद, मैरिड यानी कि विवाह के बाद जो बेगम थी, रिसीविंग, उसे मिलता था हुज अमाउंट, बड़ी मात्रा में कैश यानी कि नगद पैसा, वैल्यूएबल, और ये कहता है मूल्यवान चीजें, एज डोवर, जिसे माहर या फिर डोवर यानी कि दहेज कहा जाता था। नेचुरली रिसीव ए हायर स्टेटस, ये कहता है नेचुरली प्राकृतिक रूप से रिसीव
नेचुरली बात थी, जो इतना धन ला रहा था तो प्राकृतिक रूप से वो रिसीव माने प्राप्त करता था ए हाईएस्ट स्टेटस, उसका स्टेटस काफी ऊंचा हो जाता था और ग्रेटर अटेंशन उस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था फ्रॉम देयर हस्बैंड, उनके हस्बैंड की तरफ से। देन डिड अगास, ना कि अगास पर जो अमीर घरों से नहीं आती थी, जो उनकी दूसरी पत्नियां होती थी। इसके बाद ये कहता है द कॉन्क्यूबिन्स। कॉन्क्यूबिन्स का मतलब होता है उपपत्नियां, जो उपपत्नियां थी जिन्हें ये कहते हैं अगाछा और लीजर अगास कहा जाता था। ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई माने उन्होंने पाई थी लोवेस्ट पोजीशन, उनकी पोजीशन काफी नीची मानी जाती थी इन हेरिटरी ऑफ फीमेल इंटीमेटली रिलेटेड टू रॉयल्टी। किनसे? वो फीमेल, वो महिलाओं से जो रिलेटेड संबंध रखती थी राजघराने से, उनके कंपेयर में जो ये कहता है कॉन्क्यूबाइंस, जो वाइफ थी, ये कहता है उनकी पोजीशन हमेशा नीचे रहती थी क्योंकि वो अमीर घरों से नहीं आती थी। दे ऑलवेज, इसके अलावा दे ऑल रिसीव, ये कहता है दे ऑल रिसीव, वो प्राप्त करती थी मंथली अलाउंस इन कैश, उन्हें हर महीने वेतन भत्ता मिलता था, कैश के रूप में उन्हें हर महीने भत्ता दिया जाता था। सप्लीमेंटेड, इसके साथ साथ विद गिफ्ट अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस, उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग उन्हें गिफ्ट दे दिया जाता था। बेगम होती तो उसके स्टेटस से उन्हें गिफ्ट दिया जाता, और ये कहता है अगास होती यानी कि जो दूसरी पत्नियां होती उन्हें उसके हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से गिफ्ट दिया जाता था। द लीन, ये कहता है द लाइनेज, लाइनेज माने जो वंश, बेस फैमिली स्ट्रक्चर वाज नॉट एंटायरली स्टैटिक्स, ये कहता है लाइनेज बेस फैमिली, वंश के आधार पर परिवार का जो ढांचा था वाज नॉट एंटायरली, पूरी तरह से स्टैटिक्स माने स्थायी नहीं था। द अगास, और ये कहता है अगास्चा कुड राइज टू द पोजीशन ऑफ ए बेगम डिपेंड ऑन हस्बैंड विल, ये कहता है अगास, जो दूसरी पत्नियां होती थी जो राजघराने से नहीं बिलोंग करती थी, ये कहता है कुड राइज, कुड राइज माने वो भी ऊंचा उठ सकती थी पोजीशन के मामले में ऑफ ए बेगम, और बेगम भी बन सकती थी, लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड था? द ऑन द हस्बैंड विल, उनके विल माने इच्छा, उनके पतियों की इच्छा पर ये निर्भर था। एंड प्रोवाइडेड, और वो प्रोवाइडेड माने ध्यान मतलब प्रदान किया जाता था दैट ही डिड नॉट ऑलरेडी हैव 4 वाइफ्स, कि वो पहले से ही 4 बीवियां नहीं रखता हो। लव एंड मदरहुड, लव माने प्यार और मदरहुड का मतलब मातृ प्रेम ने भी प्लेड माने निभाया था, इंपोर्टेंट माने महत्वपूर्ण भूमिका इन एलिवेटिंग, एलिवेटिंग का मतलब पहुंचाने में कुछ औरतों के स्टेटस को लीगली वेव्ड वाइफ, यानी कि कानूनी रूप से विवाह के बंधन में बांधकर उन्हें पत्नियां बनाने में लव प्यार और मदरहुड यानी कि मातृ प्रेम का भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती थी। ये हमने पढ़ा उनकी पत्नियों के बारे में। अपार्ट फ्रॉम वाइफ, वाइफ के अलावा न्यूमरस कई तरह के मेल और फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री, स्लेव्स यानी कि दास की जनसंख्या, पॉपुलेटेड मानी जनसंख्या भी थी मुगल हाउस होल्ड, यानी कि मुगल के शाही परिवार के अंदर ये कई तरह के पत्नियों के अलावा कई तरह के मेल और फीमेल सर्वेंट या स्लेव दास भी घूमते रहते थे। द टास्क दे परफॉर्म, ये कहता है जो टास्क दे परफॉर्म, जो कार्य वे करते थे, वेरिड, वो विभिन्न तरह के होते थे। फ्रॉम द मोस्ट, ये कहता है हम ये कह सकते हैं मुंडेंस, मुंडेंस का मतलब होता है साधारण यानी कि सिंपल, वो काम अलग अलग तरह के थे, सिंपल से लेकर टू रिक्वायरिंग, जरूरत होती थी स्किल यानी कि कुशल, टेक माने निपुण, एंड इंटेलिजेंस माने बुद्धिमत्ता के कार्य, यानी कि दास और दासियां दोनों बड़ी संख्या में शाही परिवार में शामिल थी और वो अलग अलग तरह के कार्य करती थी, वो साधारण कार्य से लेकर ये कहता है स्किलफुल कार्य, निपुणता भरा कार्य और बुद्धिमानी भरा कार्य भी करती थी। स्लेव, स्लेव दासों में ये कहता है यूनिक, ये कहता है हम बात कर सकते हैं यूनिट्स, यूनिट्स का मतलब होता है हिजड़े, जिन्हें ख्वाजा सर भी कहा जाता था। ये कहता है दासों में ख्वाजा सर जो हिजड़े होते थे, मूव्ड, वो घूमते रहते थे बिटवीन द एक्सटर्नल एंड ये कहता है इंटरनल लाइफ,
अपने बाहरी और आंतरिक दोनों जीवन को ऑफ द हाउस होल्ड परिवार के एज गार्ड वो उनकी सुरक्षा भी करते थे, उनके लिए सर्वेंट का काम भी करते थे, आल्सो एन एजेंट वो एजेंट का भी काम करते थे फॉर वुमेन, क्या कहते हैं, डिबलिंग इन कॉमर्स, कि किन औरतों के लिए जिनकी डिबलिंग माने दिलचस्पी रहती थी, इंटरेस्ट रहता था इन कॉमर्स माने व्यापार करने में। यानी कि आज भी हम कई सीरियल देखते हैं, मान लो टीवी पर जो सीरियल आता है जोधा अकबर या कोई भी मुगलों से रिलेटेड सीरियल आता है, तो हम उसमें देखते हैं कि उनके दासों में आज भी कई, ये कहता है, हिजड़े टाइप के व्यक्ति उनके सर्वेंट बने घूमते हैं, उन टीवी सीरियल में दिखाते हैं, और वो यहाँ की बातें वहां, वहां की गुप्त बातें यहाँ लाकर बताते हैं। इसलिए इसके लिए कहा गया है कि उस समय मुगलों के शाही परिवार के अंदर जो था ख्वाजा सर, जिन्हें हिजड़े कहा जाता था, वो भी शामिल थे, वो घूमते रहते थे एक्सटर्नल बाहरी दुनिया में भी और राजाओं की इंटरनल आंतरिक दुनिया में भी शाही परिवार की एज गार्ड्स, वो गार्ड्स की भूमिका भी निभाते थे, सर्वेंट नौकर की भूमिका भी निभाते थे। इसके अलावा वो एजेंट बनकर भी जाते थे उन शाही औरतों के लिए जिनकी डेवलिंग यानी कि इंटरेस्ट होता था इन कॉमर्स माने वाणिज्य में। अब हम बात करेंगे शाही परिवार में किसका बिजनेस में इंटरेस्ट था। ये कहता है आफ्टर नूरजहां मुगल क्वीन एंड प्रिंसेस, नूरजहां के बाद मुगल क्वीन, मुगलों की जो रानी थी, एंड द प्रिंसेस, और प्रिंसेस माने जो राजकुमारियां थी, बिगेन उन्होंने शुरू कर दिया था टू कंट्रोल, कंट्रोल माने नियंत्रित करना, सिग्निफिकेंट माने महत्वपूर्ण तरीके से, फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि वित्तीय जो संसाधन थे उनके ऊपर महत्वपूर्ण तरीके से उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। शाहजहां, एग्जाम्पल मैं बताता हूं, शाहजहां की जो डॉटर थी जिसका नाम था जहान आरा और रोशन आरा, उन्होंने इंजॉय किया किस चीज का, एनुअल इनकम, वो एनुअल इनकम यानी कि वार्षिक आय लेती थी, ओफन इक्वल, जो प्राय किसके बराबर होती थी, हाई इंपेरियल मनसबदार, जो ऊंचे स्तर पर ऊंचे स्टेटस का मनसबदार होता था, वो जितनी इनकम लेता था उतनी इनकम शाहजहां की डॉटर जहान आरा और रोशन आरा भी लेती थी। इन एडिशन, इसके अलावा जहान आरा रिसीव माने प्राप्त करती थी, रेवेन्यू माने करों को, कहां से, फ्रॉम द पोर्ट सिटी ऑफ सूरत, सूरत पोर्ट सिटी यानी कि जहां पे बंदरगाह लगते थे वो शहर, सूरत से भी वो क्या लेती थी, कर लेती थी, विच वाज ए लुक्रेटिव, लुक्रेटिव माने बेनिफिशियल, जो काफी बेनिफिशियल केंद्र था ओवरसी ट्रेड, समुद्री व्यापार करने के लिए। यानी कि कहने का मतलब है जहान आरा रिसीव कर प्राप्त करती थी किससे, एक पोर्ट सिटी सूरत। अब सूरत के बारे में बताया गया है, सूरत एक लुक्रेटिव माने लाभप्रद सेंटर था ओवरसी ट्रेड, समुद्र के पास पार व्यापार करने के लिए। इसके बाद ये कहता है कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, कंट्रोल माने नियंत्रण करना सारे संसाधनों पर, अनेबल इंपोर्टेंट वुमेन, अनेबल माने योग्य बना दिया था उसने, महत्वपूर्ण बना दिया था, वुमेन माने औरतों को, और मुगल हाउस होल्ड, मुगल शाही परिवार की, टू कमीशन, अब उन्हें अधिकार मिलने लगा था, बिल्डिंग माने अब वो इमारतों का भी निर्माण करवा सकती थी, और गार्डन माने बगीचों का भी निर्माण करवाती थी। जहान आरा, खुद जहान आरा ने पार्टिसिपेटेड माने हिस्सा लिया था इन मैनी आर्किटेक्चुरल, मैंने माने कई तरह के जो वास्तुकार थे, ये कहता है कई तरह के जो वास्तुकार थे, कहां पर, प्रोजेक्ट, वास्तुकारों के जो कई प्रोजेक्ट थे, शाहजहां की न्यू कैपिटल शाहजहानाबाद, ये कहता है शाहजहानाबाद जो दिल्ली में थी, उसमें कई बिल्डिंग के जो प्रोजेक्ट बनाए गए थे आर्किटेक्चर द्वारा, यानी कि वास्तुकारकों द्वारा, वास्तुकारकों ने जो भी डिजाइन बनाए थे शाहजहां की नई कैपिटल शाहजहानाबाद के लिए, उसमें उन्होंने दिलचस्पी दिखाई थी। Among these was an imposed double story, ये कहता है कारवासराय विद ए कोर्टयार्ड एंड ए गार्डन। इसके अलावा among this, उसने इस शहर, इन नई कैपिटल से थी शाहजहानाबाद के बीच में, among this, इसके बीच में, was an imposed, उसने इम्पोज माने लागू करवाई थी, डबल स्टोरी यानी कि डबल सीढ़ियों वाला, ये कहता है कारवासराय विद ए कोर्टयार्ड, जिसमें एक आंगन होता था एंड एक गार्डन भी बनाया गया था। द बाजार ऑफ चांदनी चौक, इसके अलावा उन्होंने चांदनी चौक के बाजार का निर्माण करवाया, एंड ये कहता है टोबिंग सेंटर ऑफ शाहजहानाबाद वाज, एंड
टोबिंग, जो और टोबिंग माने मुख्य केंद्र बनवाया किसको, शाहजहानाबाद को, वाज डिजाइन बाय जहान आरा, ये सब डिजाइन जहान आरा ने किए थे। यानी कि जहान आरा ने शाहजहानाबाद के को मुख्य केंद्र बनाया, वहां पे चांदनी चौक का बाजार बनवाया, डबल स्टोरी की कारवा सराय बनवाई जिनमें एक आंगन होता था और बगीचा होता था। इसके बाद ये कहता है एन इंटरेस्टिंग, एक इंटरेस्टिंग माने एक दिलचस्प बुक, किताब, गिविंग अस माने देती है, हमें देती है, एक ग्लिम्पस माने एक झलक, किसको लेकर, इनटू द डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ मुगल, मुगलों के घरेलू संसार को लेकर, इन द हिमायूं नामा के अंदर। एक इंटरेस्टिंग, एक बड़ी दिलचस्प बुक के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है जो हमें झलक देती है मुगलों के जो घरेलू संसार था उसके बारे में, और उस बुक का नाम है हिमायूं नामा, जो रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई, गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई। अब क्वेश्चन पुट होता है गुलबदन बेगम कौन थी, गुलबदन बेगम वाज द डॉटर ऑफ बाबर, बाबर की बेटी थी, इसका मतलब हिमायूं की सिस्टर थी, एंड अकबर की आंटी यानी कि बुआ लगती थी। गुलबदन खुद राइट, गुलबदन खुद राइट माने लिख सकती थी, फ्लुएंटली बिल्कुल धारा प्रवाह होकर तुर्की लैंग्वेज को भी और पारसियन यानी कि फारसी लैंग्वेज को भी वो लिखना जानती थी। वैन जब अकबर ने कमीशन माने नियुक्त किया था अबुल फजल को टू राइट लिखने के लिए इतिहास ऑफ हिज रीजन, उसके शासन का ही रिक्वेस्ट, तब उसने अपनी आंटी यानी कि गुलबदन बेगम से रिक्वेस्ट की टू रिकॉर्ड हर मेमोरीज ऑफ अर्लियर टाइम, उसने अपने समय में जिन यादों को, अपनी मेमोरी में जिन यादों को उसने रिकॉर्ड कर रखा है अंडर बाबर, जब वो बाबर के समय में थी, ये कहता है एंड हिमायूं के समय में थी, फॉर अबुल फजल को गाइड करे टू ड्यू अपॉन, ताकि वो किसको लिख सके, अकबरनामा को लिख सके। व्हाट गुलबदन रोट वाज नो, ये कहता है इलियोसी, इलियोगी का मतलब होता है प्रशस्ति, गुलबदन ने कभी नहीं लिखा प्रशस्ति के बारे में, मुगल एम्परर यानी कि उन्होंने मुगल सम्राट की प्रशंसा के बारे में पूरा ग्रंथ नहीं भरा, बल्कि रेदर माने बल्कि सी डिस्क्राइब, उसने वर्णन किया इन डिटेल से, ग्रेट डिटेल से वर्णन किया द कॉन्फ्लिक्ट का मतलब उसने मतभेदों के बारे में बताया, एंड टेंशन माने तनाव के बारे में बताया, अमोंग द प्रिंसेस जो उस समय राजकुमारों में होते थे, और किंग माने राजाओं में होते थे, एंड उसने बताया किसने इंपोर्टेंट माने महत्वपूर्ण, मेडिटेटिंग मध्यस्थता का रोल, भूमिका निभाई, एल्डरी वुमेन जो ओल्ड हो चुकी थी उन औरतों ने, ऑफ द फैमिली के प्लेड निभाई इन रिसोल्विंग समाधान करने में, सम ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट इन मतभेदों को। यानी कि गुलबदन ने अपने ग्रंथों में मुगल सम्राट की प्रशंसा के बारे में कम लिखा, बल्कि उसने वर्णन किया कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट माने मतभेद और टेंशन माने तनाव प्रिंसों के बीच में और राजकुमारों के बीच में पैदा हो जाते थे, और किस तरह से शाही परिवार की जो ओल्ड एज औरतें थी उन्होंने मध्यस्थता की भूमिका निभाते हुए रिसोल्विंग माने समाधान करती थी उनके बीच के मतभेदों का। इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा किसके बारे में, हमने पढ़ा द इंपीरियल हाउस होल्ड, शाही परिवार के अंदर, शाही परिवार के अंदर कौन कौन शामिल था, किस तरह से वो शाही परिवार चलता था। जब हम अपना कल जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम शाही, नौकरशाही के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।